चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, हमें समझना है। देखिए, पीछे हम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते थे उसमें नेट रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज ये सब निकाल सकते थे इजी वे से। तो वहाँ हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए रेजिस्टेंस को सीरीज़ में, पैरेलल में ऐड करके नेट निकाल लेते थे। मगर जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जहाँ पर रेजिस्टेंस का ये नहीं पता चलता कि सीरीज़ में है या आपका पैरेलल है, और इसके अलावा अगर बैटरी या सेल हैं एक से ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उसमें जब एक से ज़्यादा लगे हुए होंगे सर्किट में, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो यहाँ हम क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं। किरचॉफ ने दो लॉ दिए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए, एक तो फर्स्ट लॉ दिया और एक सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो है फर्स्ट लॉ आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज पर डिपेंड है। अब ये होता क्या है, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द सम ऑफ द algebraic sum of the current meeting in at a point in an the sum of the algebraic is the algebraic sum of the currents meeting at a point in an electrical circuit is always zero. It means that कहने का मतलब ये है कि सर्किट में किसी भी पॉइंट पर जो आपकी करंट आ रही हैं या जा रही हैं उसका जो सम होगा वो ज़ीरो रहेगा। अगर इसे हम इन अदर हैंड दूसरे वर्ड में देखें, अगर इन अदर वर्ड्स, तो क्या मतलब होगा, सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द होगा सम ऑफ द करंट्स लीविंग दिस पॉइंट। सो हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया है कि पॉइंट है, सही नहीं, इस पर I1, I2, I3 और I4 करंट हमने शो की है। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ क्या होना चाहिए कि भाई सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट या एंटरिंग एट अ पॉइंट, ये I1 और I2 आपको इस पॉइंट ऊपर जाती हुई दिख रही है, तो इन दोनों का सम निकाल लेंगे हम, I1 प्लस I2। ओके, अब ये इक्वल होगा जो इस पॉइंट को छोड़कर जा रही है करंट, यानी कि लीविंग करंट, तो I3 एंड I4 के सम के बराबर, तो I3 प्लस I4। अब इसे अगर हम यहाँ ले आए तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। या यहाँ हमने देखा कि भाई एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है, भाई एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सारी वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, निगेटिव को, पॉजिटिव को, फिर बाद में पॉजिटिव नेगेटिव सब्सट्रैक्ट करके रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है, हमने इसे एल्जेब्रिक सम को हमने दिखाया है यहाँ से समीशन से, सम ऑफ द करंट, और इसे I से डिनोट कर दिया इज इक्वल टू 0। तो ये आपका किरचॉफ लॉ था जो बेस्ड ऑन द किस पर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। और इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें किसी भी पॉइंट पर जो सारी करंट्स आएंगे उनका सम क्या होगा, इक्वल टू द 0 होगा। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। स्टूडेंट, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, देखिए बहुत सिंपलाइज है। इट स्टेट दैट इन एनी क्लोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट the algebraic sum of the EMF is equal to the algebraic sum of the product of the resistance and current flowing through them. It means that मतलब यह है कि कोई भी आपका सर्किट है उसका हम क्लोज पार्ट ले लें और उसमें जितने भी EMF दे रखे हैं उनका सम इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम, मतलब जो भी रेजिस्टेंस है उसमें से जो भी करंट होकर जाएगी उनमें से उन करंट और उन रेजिस्टेंस के एल्जेब्रिक सम के। मतलब ये मान लीजिए कोई, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये सर्किट ले लेते हैं, आपका ये सर्किट हमने ले लिया, इसमें आपके कितने रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3 और 2 EMF लगे हैं, लेट कर लिया, ये E1 है और ये वाला EMF आपका E2 है। ये आपकी करंट सेंडिंग कर रहा है I1 और इधर से I2 होकर जा रही है। अगर हम इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएं तो कैसे लगाएंगे, देखिए सम ऑफ द EMF निकालेंगे, सम ऑफ EMF, तो EMF का सम निकालेंगे कितना। अब इसमें देखिए सबसे पहला ये रहता है कि आप कभी भी किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएं तो पहले लूप को कंसीडर करें अपनी तरीके से। तो हमने अपनी तरफ से लूप कंसीडर कर लिया है, ये ले लिया है लूप आपका A B C और D। अब मैंने इस क्लोज लूप में ले लिया A B C D, मैंने ये पाथ माना है, इसमें A से B की तरफ चलूँगा, C की तरफ, D की तरफ, फिर A से।
अब मैं यहाँ से, अब जैसे मैं करना चाहता हूँ भाई सम ऑफ ईएमएफ निकालना चाहता हूँ, तो हम मैं सर्किट में जाता हूँ। अब ए से बी तक गया, कोई ईएमएफ नहीं है, बी से फिर सी तक गया। जैसे बी से सी तक जा रहा हूँ तो एक ईएमएफ आपका काउंट होता है E2। ये हमें कैसे काउंट करना, हमेशा ध्यान रखना, अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ता है हमारा रास्ते में बी टू सी अगर जैसे जाएंगे हम, पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ता है, नेगेटिव बाद में पड़ता है, तो ये वाला जो E2 होगा वो पॉजिटिव काउंट होगा E2। अब फिर हम यहाँ चले सी से डी तक, यहाँ कोई ईएमएफ नहीं है, फिर डी से ए तक जाएंगे। अब डी से जब ए तक जाएंगे हम, तो यहाँ ईएमएफ का कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो ये जो ईएमएफ हम काउंट करेंगे, ये E1 ईएमएफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस E1। इस तरीके से सम ऑफ ईएमएफ निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ तो सर्किट में 2 ईएमएफ दे रखे हैं, अगर एक यहाँ दिया होता या यहाँ दिया होता, 3 दिए होते, तो तरीका यही रहेगा कि सम ऑफ ईएमएफ में आप कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले आप पाथ कंसीडर कर लेंगे, जो ईएमएफ आपके रास्ते में पड़ेंगे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ रहा है नेगेटिव बाद में, तो वो ईएमएफ आपका पॉजिटिव काउंट होगा। अगर कोई दूसरा ईएमएफ है उसका फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव पहले पड़ेगा नेगेटिव, तो वो भी प्लस में काउंट होगा। मगर यहाँ हमने देखा कि इस ईएमएफ E1 का नेगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है और बाद में ये पॉजिटिव, तो इसलिए हमने इसे कैसा लिया, नेगेटिव काउंट किया। तो ये तो सम ऑफ ईएमएफ निकल गया पूरे इन क्लोज पार्ट ऑफ द सर्किट, जो भी आपका क्लोज पार्ट आपने लिया था। अब आ जाइए दूसरा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस। सम ऑफ IR कह सकते होंगे शॉर्ट में से, I इंटू R। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस। अब मैं यहाँ सम निकालूंगा इसका, तो कैसे निकालूंगा, देखिए अब ये बात आपको याद रखनी है, हमने पाथ वही कंसीडर करना है जो ईएमएफ में लिया था कि भाई ए से बी की जाए ना, बी से सी की, बी सी से डी का, फिर डी से ए की तरफ। तो जैसे अब हम ए से बी की तरफ चलते हैं तो एक रेजिस्टेंस आपका R1 ये है। अब इसमें जो करंट आ रही है वो कौन सी होकर जाएगी, I1। अब I1 इसमें करंट जाएगी और रेजिस्टेंस कितना है आपका R1, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, I1 इंटू R1। ओके, एक तो इस रेजिस्टेंस, देखिए हमें प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस और करंट वही लेना है जो करंट उसमें फ्लो होकर जाए, वही करंट काउंट करेंगे उस रेजिस्टेंस के लिए। तो एक तो रेजिस्टेंस ये हुआ और करंट इसमें ये होकर जाएगी, तो ये काउंट कितना होगा, I1 इंटू R1, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब बात आती है कि भाई करंट हमें पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम पाथ चल रहे हैं, जैसे ए से बी की तरफ जा रहे हैं और करंट हमारे साथ साथ चल रही है, अब करंट भी इधर से ही आएगी ए से बी की तरफ, तो हमेशा हम निगेटिव काउंट करेंगे जब करंट हमारे साथ साथ चलेगी। अगर करंट हमारे अपोजिट आ रही होती, फॉर एग्जाम्पल भाई करंट ऐसे करके आ रही है, इधर को आ रही होती, या करंट जैसे हम इधर से आते ए सी बी की तरफ तो करंट I1 ऐसे जा रही होती, तो हम यहाँ पॉजिटिव काउंट करते। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये तो हम ए से बी तक जाने पर इसका तो काउंट हो गया। अब बी से सी की तरफ चले, तो अब देखिए हम बी से सी की तरफ चलेंगे तो रेजिस्टेंस कौन सा पड़ रहा है आपका R2, करंट यहाँ पर भी हमारे साथ साथ जा रही है, तो ये भी कैसा काउंट होगा, नेगेटिव, I2 इंटू R2। अब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है आपका, फिर आप सी से डी की तरफ चले गए, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं, छोड़ दिया। अब डी से फिर ए की तरफ चले गए, तो एक रेजिस्टेंस आपका ये पड़ता है। इसमें R3 में भी करंट कौन सी जा रही है, I2 ही जा रही है और साथ साथ जा रही है, हम भी ऐसे चल रहे हैं, करंट भी ऐसे चल रही है, तो ये कैसा काउंट होगा आपका, माइनस I2 इंटू R3। तो ये आपका सम ऑफ ईएमएफ आ गया और ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट आ गया, दोनों इक्वल कर दिया हमने, E2 माइनस E1 माइनस I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 माइनस I2 इंटू R3। इस तरीके से हम सम ऑफ द EMFs ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्वल कर सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम, तो ये निकाल सकते हैं हम। अब देखिए किरचॉफ जो सेकंड लॉ है, इसे आपका लूप रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लूप रूल भी कहा जाता है, किरचॉफ सेकंड लॉ, इट इज आल्सो कॉल्ड द लूप रूल, या KVL भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। अब फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते थे, वो जंक्शन रूल भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर करंट एक पॉइंट पर आने की मिलती है सारी, इसलिए उसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ मैंने आपको बता दिया था कि भाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है, तो ये काय पर डिपेंड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 1 मार्क्स में अब CBSE बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें पूछ सकते हैं कि भाई किरचॉफ सेकंड लॉ किस पर डिपेंड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है और सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड है। ओके, ये 2 लॉ थे आपके। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस पर बेस करके एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ओके।